Hey guys, what's up? My name is Lokesh. So guys, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। सो गाइस चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने आप सब के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी पर प्रेजेंटेशन तैयार की है। सो गाइस चलिए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझते हैं। So guys, electricity. Guys, what is electricity? Electricity is the flow of charges from one point to another through a conductor. तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। गाइस ये है हमारी वीडियो का कंटेंट जिससे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, conductors and insulators, electric potential and potential difference, electric current and circuits, Ohm's law, resistance and resistivity, and combination of resistances, advantages and disadvantages of parallel and series circuits used for the domestic wiring in our houses and in our day-to-day life, then electric power and हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो गाइज चलिए वन बाय वन हम इनको समझते हैं। गाइज सबसे पहले करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइज देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेमली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर वन इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। गाइज चलिए अभी इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। गाइज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस रिमेन एट रेस्ट or stationary, we can say that, hence they do not move. For example guys आपने ये 8th क्लास में पढ़ा होगा कि the charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth and the charge acquired by a ebonite rod rubbed with a woolen cloth, ये आपने पढ़ा होगा। तो यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब जिसमें है वो हमारे चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पर ही रहते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है गाइज, अब हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। गाइज मतलब वो चार्जेस होते हैं मोशन में होते हैं, मतलब उनके एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है वगैरह वगैरह। अब इसका एग्जांपल क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर होम्स इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी and the electricity used to start a car is also a current electricity. There are many examples of current electricity guys, लेकिन मैंने इन दोनों को ही चूज़ किया है क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है गाइज, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। गाइज अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। गाइज देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। गाइज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। गाइज ये नोट करने वाली चीज़ है, तो आप इसको भी नोट कीजिए। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब विच इज़ डिनोटेड बाय द लेटर C। अब ये कूलम्ब तो हमने पढ़ लिया, अब ये भी पढ़ लेते हैं कि कूलम्ब क्या होता है। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 into 10 to power 9 newtons on an equal charge placed at a distance from 1 meter from it. Guys ये डेफिनेशन 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आती है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ 1 कूलम्ब। ठीक है गाइज, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं गाइज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। गाइज व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। गाइज ये भी आपने है ना 8th क्लास में पढ़ा होगा। गाइज कंडक्टर्स दो सब्सटेंसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटल्स लाइक द सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा ऑल आर कंडक्टर्स। गाइज ये तो आपको ही पता होगी कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और वैसे सभी मेटल्स ही कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब एक नॉन मेटल है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, जो कि हमारी पेंसिल की लेड में यूज़ किया जाता है। वो भी एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
ठीक है गाइज. नाउ इंसुलेटर्स. Guys, those substances through which the electricity cannot flow are called the insulators. For example, glass, ebonite, rubber, dry wood, porcelain and dry air also are all insulators. ठीक है guys. तो इंसुलेटर्स वो होते हैं मतलब जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, और कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है. तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा टॉपिक. गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है गाइस, तो इसकी डेफिनेशन से है और इसके पॉइंट्स से हम इनको समझते हैं. देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक है गाइस, मैं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए गाइस, जैसे लेट्स इमेजिन हमारे पास दो पॉइंट्स है. एक पॉइंट ए है जो हमारे सामने है बिल्कुल, और दूसरा पॉइंट बी है जो कि इन्फिनिटी पर है, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो वहाँ पर है. अब आप एक बात बताइए, उस इन्फिनिटी पर जो पॉइंट है उसको यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन होगा ना. तो वर्क डन होगा तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी. तो उसी एनर्जी को हम यहाँ से यहाँ तक लाने के उसको ही कहते हैं हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है गाइस. अब पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V एंड इट यूनिट्स इज वोल्ट्स. गाइस आपने वोल्ट्स तो सुना होगा कि 2 वोल्ट की बैटरी है, 1.8 वोल्ट का अडेप्टर है, ऐसा कुछ DC अडेप्टर्स वगैरह आपने भी सुना होगा. तो ये वही है, बस वो हम उसको उसकी यूनिट्स में बोलते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलते हैं. अब ये भी पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है. ठीक है, अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. गाइस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया, V तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V इक्वल टू वर्क डन की वो क्या होती है यूनिट, एनर्जी. एनर्जी को मतलब हम किससे डिनोट करते हैं, W से. वर्क डन को W से डिनोट करेंगे तो हमारे पास V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W/Q, क्योंकि कूलम्ब चार्ज को हमेशा हम Q से डिनोट करते हैं. ठीक है गाइस, तो यही था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब हम करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को. ठीक है गाइज, तो देखिए ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है गाइज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. ठीक है गाइज, तो मतलब ये तो वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से उस पॉइंट को यहाँ पे लाना है, और जो इस बार हमें 2 पॉइंट्स को लाना है, मतलब A B C. ठीक है गाइज, अब दोनों अब उनको वहाँ एक पॉइंट को वहाँ से लाना है, मतलब वहाँ पे है ना, यहाँ पे भी एक पॉइंट था और वहाँ पे भी एक पॉइंट था. ठीक है, तो उन दोनों को जब लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आएगा कि उन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसको ही हम उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी V से ही डिनोट किया जाता है. समटाइम्स हम अगर न्यूमेरिकल्स करते हैं या फिर कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं तो हम इसको PD भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. इसके आगे डॉट्स लगाने ज़रूरी है. तो इसके चलिए 1 by 1 पॉइंट्स पढ़ते हैं. द SI यूनिट ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्ट विच इज डिनोटेड बाय द लेटर V. The potential difference is sometimes written as in symbols as P.D. ठीक है, the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of the work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the another point. ठीक है guys, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. अब ये देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किस में किया जाता है. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड विद अ डिवाइस विच इज नोन एज द वोल्ट मीटर. ठीक है गाइस, ये याद रखने की चीज़ है, ये NCERT में आता है कि
वाई इज वोल्ट मीटर यूज विच मतलब वोल्ट मीटर किसको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। गाइस अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने सुना होगा कि मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ मत लगाया करो, करंट लग सकता है। ठीक है, तो वो ही है, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। गाइस अब वहाँ पे आपको कह रहा होगा कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो चार्जेस घूमते हैं। चार्जेस कैसे घूमते हैं? हमेशा गाइस इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं, तभी वो फ्लो करते हैं और तभी हमारा करंट जो है फ्लो करता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपनी जगह से नहीं हिलते, वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। बस इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं और उनको ऐसी एक फोर्स दी जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके ज़रिए वो एटम के लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल में से उसको ऐसी फोर्स दी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिससे वो एटम से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो अनदर एटम में जाके लग जाते हैं। फिर ऐसे ही उसी एटम में से एक और निकल जाते हैं, फिर ऐसे जाते 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 हैं तो वो फ्लो कर जाते हैं, मतलब एक कंडक्टर में फ्लो कर जाते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन जो बस ये कंडक्टर्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स की वो होती है ना वैलेंस सेल, वो बहुत होती है, मतलब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, मतलब या तो वो कम्प्लीटली नोबल गैसेस होते हैं वगैरह वगैरह, यही है उनका मतलब। कंडक्टर्स में ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया था, वो कि ग्रेफाइट है जो कि नॉन मेटल है, वरना कि सारे मेटल हमारे कंडक्टर्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक करंट is the flow of electric charges which are called as electrons in a conductor such as a metal wire। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम इनके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर्स विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ए। अब आपने कई बार किन्हीं बॉक्सेस पर लिखा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बॉक्सेस पर कि इट हैज़ अ पावर ऑफ 2.8 एम्पेयर, मतलब 2.8 ए लिखा होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है गाइज, जिसको हम कहते हैं एम्पेयर। अब हम लिखते हैं कि एम्पेयर क्या होती है। एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी cross section of a conductor in 1 second, the current flowing through is said to be the 1 ampere. Now the current is measured by an instrument called as ammeter। गाइज पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किससे मेज़र किया जाता है? वोल्ट मीटर से। और इलेक्ट्रिक करंट हमारा एमीटर से। गाइज देखिए यहाँ पर एक एमीटर की इमेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम चलते हैं आगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। देखिए, the simplest way to maintain potential difference between the two ends of a conductors so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of the cell or a battery। Okay guys, due to the chemical reactions going on inside the cell or battery, the potential difference is maintained between its टर्मिनल्स। ओके गाइज, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लास्ट पॉइंट करते हैं कि कंटिन्यूस फ्लो कैसे रखना चाहिए हमें इलेक्ट्रिक करंट का। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव्स द करंट इन द सर्किट इन विच द सेल और बैटरी इज कनेक्टेड। अब ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फर्स्ट और थर्ड पॉइंट का। वैसे आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द कन्वेंशनल करंट। ठीक है गाइस,
the conventional current of the conventional direction of electric current is from positive terminal of the cell, or we can say as battery, to the negative terminal of the circuit through the outer circuit. The actual flow of the electrons which constitute or flow the current is however from negative terminal to the positive terminal of the cell, which is opposite to the direction of the conventional current. गाइस देखिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये सर्किट का डायग्राम है जो इसके साइड में बना हुआ है। अब यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है तो इसमें अब जो हमारे पास डायरेक्शन करंट के फ्लो होने का होगा वो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट यहाँ से निकलेगा और फिर सर्किट से फ्लो करके वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। लेकिन जो करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक है, मतलब माइनस वाले साइन से लेकर पॉजिटिव वाले साइन तक है। ठीक है गाइस, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, अब इसमें इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of the wires and the other resistances like the electric bulb etc., and a switch between the two terminals of the cell along which an electric current flows is called a circuit. ओके गाइज, ठीक है। अब मतलब सर्किट्स में क्या क्या होते हैं, मतलब उसकी नेसेसरी वो क्या होते हैं हमारे पास थिंग्स क्या होती है कि वो सर्किट उससे कंप्लीट हो जाएगा। बल्ब चाहिए होता है हमें, स्विच चाहिए होते हैं, कंडक्टिंग वायर चाहिए होती है, नहीं तो करंट फ्लो कैसे करेगा उनके बिना, और हमें एक बैटरी चाहिए होती है और एक सेल चाहिए होता है। ठीक है, अब ये हमारी नेसेसरी थिंग्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं सर्किट को। मैं ना पेज को है ना आगे कर देता हूँ। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए गाइस, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं क्या क्या है ये। इलेक्ट्रिक सेल मतलब वो तो नेसेसरी थिंग है जो हमारे सर्किट में लगती है, नहीं तो करंट फ्लो कैसे करेगा, कहाँ से आएगा करंट। ठीक है, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वी कैन से दैट। प्लग और की मतलब वो स्विच एक तरह से इसको कह सकते हैं हम। और इसमें वो हमारा स्विच ओपन है, इसमें क्लोज्ड है। ठीक है, ये वही है। वायर जॉइंट मतलब कहीं से वायर को अगर हमें जॉइंट बनाना हो या फिर उसको जोड़ना हो तो हम ऐसा सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और ये है 6th नंबर वाला, ये है कि मतलब वायर्स जा तो रही हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, लेकिन वो आपस में जॉइंट में नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला सिंबल लेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है, तो आपको पता ही होगा। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, थोड़ा हार्ट बीट टाइप में, आपने कई बार हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, ये आ रहा होता है ऐसे ऐसे, वो भी हार्ट बीट को मेज़र करता है, लेकिन एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है। अब रेजिस्टेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और सिंपल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, बस उसके आगे एक हमारे पास एक वो एरो आ जाता है ऊपर की साइड फेस करता हुआ। ठीक है, अब हम बताते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर का। एमीटर और वोल्ट मीटर मैंने आपको बता दिया। एमीटर तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। ठीक है, तो एमीटर को ए से बनाएंगे क्योंकि इसका फर्स्ट ए है, और इसके दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बना देंगे इसके। ठीक है, और वोल्ट मीटर भी ऐसा ही है, बस इसमें वी बना देंगे एक ही जगह। देखिए, और मैंने अब यहाँ पे एक सर्किट का डायग्राम भी बनाया हुआ है, मतलब एमीटर कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा, गाइस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर हमेशा बैटरी के पैरेलल में ही कनेक्ट होगा, और एम मीटर कभी भी ये जो हमारा वो है सेल के सीरीज़ में ही रहता है। एम मीटर कभी भी उसके पैरेलल में नहीं आ सकता। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन हमें देता है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है।
देखिए, अगर हम जैसे हमारे पास एक सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अगर वहाँ उसकी करंट, अगर उसमें हम करंट का फ्लो बढ़ाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब उसकी वोल्टेज है, वो भी अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। अब ये प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हमें प्रोपोर्शनल को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा तो मतलब वो उसका अपोजिट ही होगा ना। तो देखिए, अब अपोजिट क्या होता है, मतलब जो करंट को अपोज करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसमें घटेगा। अगर वो जो हमारा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर वो बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। तो वो जो हमारा नया ये कांस्टेंट वो हुआ है इंट्रोड्यूस, उसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये दो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया। एंड द करंट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को फ्लो नहीं होने देता वो, ठीक है, एक किसी भी वायर में या किसी भी मेटल में, ठीक है। और मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा अपने आप। और करंट पोटेंशियल डिफरेंस के उसका ऐड है, मतलब वो अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी वोल्टेज भी घटेगी, ठीक है गाइस। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस को थोड़ा डीपली, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उसकी सिंबल क्या है, वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हम इन 4 पॉइंट्स को आगे हमारे इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम्स, मतलब हमारा रेजिस्टेंस हमेशा ओम्स में मेजर होगा, विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। अब ये ओमेगा आपने पहली बार नाम सुना होगा क्योंकि ये 10th में ही आया। सिंबल्स हमारे साइंस और मैथ्स के अल्फा बीटा वगैरह, यही वही है सिंबल ओमेगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ओमेगा में मेजर होगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे ओम, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या है। मतलब 1 ओम अगर पूछ लेते हैं पेपर में तो क्या बताएंगे हम। 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, current of 1 ampere flows through it, ठीक है गाइस। ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनको एक एक करके हम डिटेल में उनको पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई दी ओम्स लॉ। गाइस वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझना है ये मुझसे तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे कह सकते हैं, मैं आपको ये समझा दूंगा अलग से, ठीक है गाइस। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। दो सब्सटेंसेस which have very low electrical resistance are called good conductors। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अगर करंट अपने अंदर से ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो यही है, मतलब जिनमें रेजिस्टेंसेस कम होते हैं उनको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। अब सेकंड, दो सब्सटेंसेस which have comparatively high electrical resistances are called resistor। अब जिनके पास हाई रेजिस्टेंस होता है उनको हम रेजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, दो सब्सटेंसेस विच इंडेफिनेटली हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। मतलब आप समझे नहीं होंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक जैसे। इसका मतलब क्या है कि मतलब जिनके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है उनको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं,
जिनके पास उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है गुड कंडक्टर से रेजिस्टेंस, उनको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। और जिनके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मैंने आपको बताया था कि हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ वायर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड नंबर है हमारे पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब नेक्स्ट है और द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, हम इसको कह सकते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब आप ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कि मतलब लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है और इन चारों फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इन एक एक पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है गाइज, फर्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। Since the resistance of a wire is directly proportional to its length, therefore when the length of the wire is doubled, the resistance also gets doubled. If the length of the wire is halved, then the resistance also gets halved. ठीक है गाइज, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी जिसमें से करंट फ्लो करवाना है तभी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब effect of the cross section area of the conductor, or we can say that the thickness of the conductor. It has been found by the experiments that the resistance of a conductor is inversely proportional to this cross section area. When the cross section area of a wire is doubled, the resistance gets halved. मतलब अगर थिकनेस बढ़ेगी हमारे वायर की तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम होगी और लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस वो और तेज हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब अब हम करते हैं इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, or we can say a wire, depends on the nature of the material on which it is made. Some materials have low resistance, whereas some have high resistance. For example, if we take two similar wires having equal lengths and diameters of copper metal and nichrome alloy, we will find that the resistance of the nichrome wire is about 60 times more than of the copper wire. Guys, इसका मतलब है नाइक्रोम के मटेरियल ऐसा है कि उसमें हाई रेजिस्टेंस वो फेवर करता है और कॉपर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ठीक है, अब करते हैं इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर। अब हम करते हैं इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर, तो मैं इसको रीड करता हूँ। It has been found that the resistance of all the pure metals increasing on raising the टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा हमारे पास। ठीक है, बट द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज लाइक द मैंगनीज, टंगस्टन एंड द नाइक्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं मेटल्स, ठीक है, मेटल्स ऐसे हैं मतलब जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब किन्हीं का नहीं करता है, किन्हीं का करता है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमने चारों फैक्टर्स पढ़ लिए हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे वो। देखिए, अब हम करते हैं रेजिस्टेंस। हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया रेजिस्टेंस में। अब हम करते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है गाइस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये तो हमें पता है। ठीक है, the resistance of a given conductor is inversely proportional to its area of the cross section। ये भी हमें पता है, हमने अभी पॉइंट्स में पढ़ा है। resistivity is also known as the specific resistance। ठीक है, अगर पूछे what is the other name of specific resistance, we can say that the other name is resistivity। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट। So if we change the material of the conductor to one whose resistivity is 2 times, then the resistance will also become 2 times। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं मतलब रेजिस्टिविटी अगर हम 2 टाइम्स कर देते तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इफ वी चेंज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बिकम 3 टाइम्स, मतलब इसका मतलब भी यही है। अब हम करते हैं एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, मतलब ओमेगा। ओम हम किसमें सिंबल क्या था, ओमेगा का, ठीक है। ओम मीटर विच इज रिटन एज, ये ओम मीटर ये थोड़ा उल्टा हो गया, मतलब पहले ओमेगा आना था, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। अब हम करते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, मतलब रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करती है डिपेंड हमारे लेंथ और थिकनेस पर कंडक्टर के, ठीक है गाइस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है गाइस। अब हम आगे चलते हैं हमारे इसमें। अब ये कुछ सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी दी गई है, ये एनसीईआरटी में भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसकी पढ़ के बता देता हूँ आपको हर एक की। देखिए सिल्वर की 1.60 10⁸ सबकी है, मैं शुरू में बता देता हूँ शुरू का नंबर्स क्या क्या है। सिल्वर की 1.60, कॉपर की 1.69, एल्यूमिनियम की 2.63, टंगस्टन की 5.20, निकल की 6.84, आयरन की 10, क्रोमियम की 12.9, मरकरी की 94, मैंगनीज की 184, ठीक है। मैंगनीन की 44, कॉन्स्टेंटाइन की 49, नाइक्रोम की 110 और ग्लास की 10। ग्लास के इंसुलेटर्स की आपको करने की ज़रूरत नहीं है रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस इसमें हाई होता है तो रेजिस्टिविटी भी हाई होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक्स में। अब हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। गाइस ये भी बहुत ही मुश्किल टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस कैन बी कॉम्बाइंड इन 2 वेज। फर्स्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज, सेकेंड द रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। ये डायग्राम है, मतलब सीरीज में कैसे होते हैं और पैरेलल में कैसे होते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है। अब करते हैं रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। द combined resistance of any number of resistance connected in series is equal to the sum of the individual resistances। मतलब अगर हमें रेजिस्टेंसेज इन सीरीज निकालना है तो जितने भी रेजिस्टेंस हमें दिए गए हैं उन सब को प्लस कर देना है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है सीरीज में, मतलब लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक। अब हम करते हैं डेरिवेशन कैसे हुई हमारी। देखिए अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज में, जब हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंसेस होते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो बाय ओम्स लॉ वी कैन से दैट V इक्वल टू आई आर। सो गाइस लेट्स टेक 3 डिफरेंट हमारे केसेस ले लेते हैं। V1 इक्वल टू R IR1, क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा उसमें रेजिस्टेंसेज इन सीरीज़ में, लेकिन रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। मतलब V तो एक ही रहेगा लेकिन करंट I1 I2 I3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं V1 इक्वल टू R IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। तो मतलब हम कह सकते हैं, ये हमें पता है कि V इन सीरीज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम कह सकते हैं V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इसमें क्या कॉमन है, I कॉमन है, मतलब करंट कॉमन है। तो करंट को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तीनों रेजिस्टेंसेस हम लिख देंगे। तो V बाई I आ गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन I बाय ओम्स लॉ हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास रेजिस्टेंस वेयर इन कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R के नीचे हम S भी लगा सकते हैं जहाँ पे R लिखा हुआ है आगे सबसे। अब हम करते हैं रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, ठीक है। The reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals, ठीक है, sum of the reciprocals of all the individual resistances, ठीक है। For example,
For example, if the number of resistances R1, R2 and R3 etc. are connected in parallel, then their combined resistance R is given by the formula 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि डेराइवेशन कैसे हुई रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल की। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि करंट अलग अलग हो जाएगा पैरेलल में और V एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही है, आप खुद समझेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। मैं ये एक तरह से आपका होमवर्क है, आपको डेराइवेशन समझनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेराइवेशन का पैरेलल वाली। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अब देखिए, डोमेस्टिक वायरिंग में अगर हम सीरीज़ में लेते हैं सर्किट्स को, तो मतलब हमारे पास क्या क्या वो होते हैं डिसएडवांटेजेस। देखिए, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। मतलब एक ख़राब होगी तो सारी ख़राब हो जाएंगी क्योंकि सीरीज़ में लगी होती हैं। अब इन सीरीज सर्किट all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately। ठीक है गाइस, सॉरी मेरी स्लाइड चेंज हो गई, मैं इसको अभी दोबारा कर देता हूँ। देखिए, अब हमने 2 पॉइंट्स तो पढ़ लिए, तो अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज द डेट ऑफ द पावर लाइन सप्लाई लाइन। क्योंकि सबके पास एक ही सप्लाई हो रहा है ना, तो सबके पास सेम थोड़ी मिलेगा, किसी के पास ज़्यादा चला जाएगा, किसी के पास कम जाएगा। In the series connection of electrical appliances, the overall resistance of the series increases too much due to which the current from the power supply is low। मतलब सीरीज़ में है तो करंट जितना भी फ्लो हो सकता है उतना होता जाएगा, तो जिससे मतलब पावर की जो सप्लाई है ना वो हमारी कम हो जाएगी। अब हम हमारा नेक्स्ट करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स फॉर द डोमेस्टिक सर्किट्स। मतलब एडवांटेजेस करते हैं, अगर पैरेलल में हम सर्किट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या क्या उसके यूज़फुल होते हैं। देखिए, इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग। क्योंकि पैरेलल में है ना, वो कनेक्टेड नहीं है एक साथ, ठीक है, और करंट भी उनमें अलग अलग फ्लो कर रहा है, ठीक है। इन द पैरेलल सर्किट्स ईच अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। मतलब अगर मतलब एक बंद करना है हमें, 4 में से 4 कनेक्टेड है हमारे पास, तो वो हमारे पास एक ही बंद होगा, चारों बंद नहीं होंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। मतलब सबके पास सेम ही आएगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फ्लो हो रहा है ना उसमें करंट। अब फोर्थ पॉइंट, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is very high। उसमें लो था, इसमें हाई हो गया। अब हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। गाइज, अब हम हमारा टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। गाइज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर टाइम पर यूनिट टाइम। मतलब पर का मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो पावर क्या बनी हमारे पास? वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन T। अब हम पॉइंट सारे पढ़ लेते हैं कि करके। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट विच इज डिनोटेड बाय द लेटर W। द पावर ऑफ 1 watt is the rate of working of 1 joule per second. Some units are 1 kilowatt equal to 1000 watts, and or we can say that 1 kW equal to 1000 W. When an electrical appliance consumes electrical energy at a rate of 1 joule per second, it is said to be 1 watt। मतलब ये 1 watt की डेफिनेशन है, ये हमारा जो है 5th पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर, P equal to V into I। सेकेंड फॉर्मूला, P equal to I square into R। थर्ड फॉर्मूला, P equal to V square upon R। अब हम इन तीनों फॉर्मूले की डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, आप इनको खुद पढ़िए,
मैंने स्क्रीन ऐसे ही छोड़ दी है 2 मिनट के लिए, आप इनको पढ़िए। तो अब आपने पढ़ लिया होगा। अब हम करते हैं सेकंड फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे हुई। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी भी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है। ठीक है, तो ये भी सेम ही है जैसे फर्स्ट फॉर्मूला डेराइव हुआ है। आप भी इसको एक बार चेक कर लीजिए कैसे हुआ है डेराइव। मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देखिए। जल्दी जल्दी करिए। ठीक है गाइस, अब आपने कर लिया होगा। अब हम हमारा करते हैं थर्ड फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ। डेराइवेशन ऑफ द थर्ड फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब आप इसको खुद पढ़िए, क्योंकि अगर आपने डेरिवेशन खुद नहीं पढ़ी, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो आप खुद ही करिए इसको। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मेरे से गलती से स्लाइड चेंज हो गई। कोई बात नहीं, आप पढ़िए। गाइस देखिए, अब आपने पढ़ लिया होगा। अब हम करते हैं पावर वोल्टेज रैंकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब देखिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो नहीं करेंगे कोई बात नहीं है। ये आता नहीं है एग्ज़ाम में। ये मैंने आपकी एक्सटर्नल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स डाला है मैंने ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, एक बार आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है गाइस, अब आपने रीड कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, अब हम करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी विच इज़ ऑल्सो नोन एज किलो वॉट आवर। अब ये देखिए, यहाँ पे इमेज लगी होगी, इसको देख कर आपको कुछ याद आ रहा होगा। याद कीजिए क्या है ये। हाँ, हमारे घर के बाहर जो मीटर लगे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है गाइस, तो इनमें क्या होता है ये देखते हैं हम। 1 kilowatt hour is the amount of the electrical energy consumed when the electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। मतलब ये एनर्जी यूज्ड, सॉरी पेज चेंज हो गया मेरे से गलती से। ठीक है, अब ये पता है ये क्या है, ये हमारी एनर्जी कितनी यूज़ हुई है। मतलब हमारे हाउसेस में ये होता है एनर्जी कितनी यूज़ हुई है। ठीक है, ये किलोवाट आवर में, इसकी यूनिट्स में हम इसको बताते हैं। ठीक है, अब हम हमारे तीनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। Since a kilowatt means 1000 watts, so we can also say that the 1 kilowatt hour is, अभी देखिए ये 1 kilowatt hour की definition है। 1 kilowatt hour is the amount of the electrical energy consumed when an electrical appliance of 1000 watts is used for 1 hour। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर विच इज इन शॉर्ट फॉर्म इज रिटन एज KWH। ठीक है गाइज, अब किलोवाट आवर की भी मतलब किसके इक्वल है, मतलब इसकी भी तो कोई यूनिट होगी ना, इसकी भी कोई वो होगी, मतलब ये किसके इक्वल है। तो 1 kilowatt hour इज इक्वल टू, सॉरी पेज में से टर्न हो गया गाइज। तो ये जो हमारा 1 kilowatt hour होता है, ये 1/10 1000 10,000, ये 36 लाख जूल्स के इक्वल होता है। और वी कैन से दैट 3.6 × 10⁶ जूल्स के इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर।
ये हमारी राइट करने वाली यूनिट है, आप इसको राइट कर सकते हैं और आप इस स्क्रीन पर जो ये स्लाइड है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा यार। अब हमारा लास्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर का, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। गाइस सोचिए, जो चैप्टर हमारे स्कूल्स में 10 डेज़ 15 डेज़ लगाता है वो हमने सिर्फ 45 मिनट्स में ही कवर कर लिया। आप खुद ही सोचिए कि कितनी जल्दी मैंने आपको करवा दिया। इसी बात पे एक और लाइक बनता है यार, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। और मतलब अब सभी के पीटीज़ वगैरह हो रहे होंगे तो यही चैप्टर मेजॉरिटी में आता है पीटीज़ में, फिज़िक्स में, ठीक है। अब हम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। When an electric current is passed through a high resistance wire like the nichrome wire, we can say the resistance becomes very hot and produces heat। अब आपने ये भी देखा होगा, ये आपने 8th में ही पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब भी कोई इंजन या फिर कोई भी चीज़ रन करती है, मशीनरी चीज़, वो गर्म हो जाती है, मतलब वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसमें, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा होता है, चाहे वो डीसी करंट हो या फिर वोल्टेज वाला करंट हो, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। देखिए, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी हमारा कोई भी फ़ोन चार्ज हो रहा होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हीट को निकालने का भी कोई फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला है I² इंटू R इंटू टी, मतलब करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, जूल्स। जूल्स हम लिखेंगे क्योंकि हीट एनर्जी है, एक तरह फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट एनर्जी को हम जूल्स में मेज़र करते हैं, तो इसको हम जूल्स कह सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं गाइस द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हमारे लास्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड द टाइम, मतलब ये फॉर्मूला ही बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है। देखिए, मैंने जो इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले थे वो भी आपने खुद ही पढ़े थे, तो इसको भी आप खुद ही पढ़िए, ठीक है गाइस। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपको इसको रिवाइज करना है, मतलब देखना है कि ये कैसे हुआ है, ठीक है गाइस। गाइस बहुत आसान है, आप ध्यान से पढ़िए, आसानी से डेराइव हो रहा है फॉर्मूला। तो गाइज़ आई होप आपने ये कर लिया होगा, ठीक है गाइज़। तो अब हम हमारा आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से अब ये ख़त्म ही हो गया होगा, बस ये आखिरी टॉपिक है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, ये बस 3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, करते हैं। The heating effect of electric current is utilized in the working of electric heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster। इलेक्ट्रिक आयरन आपने देखा होगा कि जब प्रेस करते हैं तो वो प्रेस गर्म हो जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो जब भी हमारे कपड़े गर्म हो जाते हैं, मतलब प्रेस हो जाते हैं। टोस्टर में भी यही होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गर्म हो जाती है, फिर वो ब्रेड को टोस्ट कर देती है। ओवन में भी यही होता है, रूम हीटर्स में भी होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको वहाँ पर एक बल्ब्स लगे होते हैं, उससे वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और गीज़र्स में भी यही होता है। अब सेकंड है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक लैम्प्स फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कैसे वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, कि मतलब जब भी हम बल्ब ग्लो करते हैं वो गर्म हो जाता है, अब हम कुछ टाइम बाद उसको जब नीचे उतारते हैं, ठीक है। अब थर्ड है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है। हाउस होल्ड वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पूरा ख़त्म हो चुका है। गाइस प्लीज़ इसी बात पे एक और लाइक बनता है, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो। ठीक है गाइस, ये आप मत भूलना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर दबाना यार। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल है जो कि सब्सक्राइब बटन के साइड में है, उसको भी ज़ोर से दबा देना। ओके, तो अब थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको ये मेरी ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, मैंने कैसी बनाई है, ये भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और कोई भी डाउट हो, और हाँ आपको अगर वो ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई हुआ था वो अगर आपको समझना हो तो भी वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। Thank you guys for watching this video. For more videos, please subscribe to our channel. Bye bye guys.